जो तेवर 90 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के शुरुआती दौर में आप में दिखाई देते थे, अब आप सरकारी नेता हो गए हैं और टाइगर जयराम महतो अब वो मुद्दे उठाते हैं। हमारा झारखंड के लिए लड़ाई जो हम लोग ने जिस रूप से लड़ा वो कोई आतंक के लिए नहीं था, बल्कि राज्य को सुना जाए इसके लिए था। जयराम महतो आतंक फैला रहे हैं, 10 पे ही क्यों मान गए? 2019 में वैचारिक अंतर आए थे। क्या अंतर था? मूल कारण था रीजनल सब्जेक्ट हमारा, उसको हम दोहराना नहीं चाहते थे। तो आप वॉकआउट क्यों नहीं कर गए थे जब ये सब चीजें गतिरोध चल रहे थे? वॉकआउट तो किए हम, अंततः अपने सब्जेक्ट के साथ तो अलग आ गए। लोगों ने कहा कि 5 साल सत्ता की मलाई खाई और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से लॉजिक सत्ता को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। टुंडी सीट आप लोग मांग रहे थे? भाई कुछ बातों का अंतर था तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और जयराम महतो ने कह दिया कि सुदेश महतो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। ये ओछी चीजों पे मैं नहीं जाता, मैं कभी भी इन चीजों पर। को चुनावी हार का डर तो रहता ही है। आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर मेरे जवाब भी कंटिन्यू लेते जी प्लीज सर, आप ही को सुनने आए हैं। 9 नंबर के पन्ने पे आपने लिखा है सरना धर्म कोड को मान्यता। बीजेपी का और आपका स्टैंड अलग अलग है इस पर। तो हमारे जो प्रभारी हैं, सब प्रभारी हैं, वो लगातार सरना धर्म गुरु से मिल रहे हैं, उनसे वैचारिक इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं, उनके धर्मस्थल पर जा रहे हैं और आगे इसका कोई न रास्ता निकालेंगे। कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कोई खुलकर। बीजेपी साफ कहते हैं कि हाँ सरना धर्म कोड बनाएंगे। आपने अपने गारंटी में गारंटी दी है 200 यूनिट मुफ्त बिजली। बीजेपी ने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। आप तो 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, टोटल सीटें 81 हैं। तो आपको लगता है कि आप इतनी बाम रोड़ने की स्थिति में होंगे कि अपनी मांग मनवा लें? मैं हेमंत जी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि 200 यूनिट बिजली का हम उपयोग ही नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। मेरे सामने पत्रक है राष्ट्रीय खेल घोटाले का। इल्जाम लगा है आर्थिक अनियमितताओं का जांच चल रही है। निष्पक्ष रूप से एजेंसियां उसको देख रही है, जांच एजेंसियां उसमें काम कर रही है। एजेंसियां जो कि गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं। विपक्षी कह रहे हैं सुदेश महतो के भाजपा के पाले में जाने की एक वजह एजेंसियों का डर भी है। सत्य है, सुदेश महतो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, विधानसभा का बड़ा ख्याल रखते हैं। और फिर सिल्ली मॉडल के साथ वो हिंडाल्को मॉडल की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंडाल्को का जो प्लांट चलता है, सुदेश महतो की रिट वहां पे काम करती है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है। ऐसा शायद सब जगह पर हो जाए तो झारखंड का कल्याण हो जाए कि आपकी रिट सब जगह चले। आपका घोषणा पत्र, आप कह रहे हैं निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपए सालाना। झारखंड भर के बेरोजगारों को, स्नातक और स्नातकोत्तरों को अगर आप 30,000 रुपए सालाना देंगे, एक्सचेकर पे जो बोझ आएगा। और इसीलिए बीजेपी के, आपकी मेन पार्टी के घोषणा पत्र में इसके कहीं निशान नहीं। 2 अलग अलग हमारा संकल्प पत्र आया है। एक भारतीय जनता पार्टी का सहमति के साथ एक घोषणा पत्र आया, एक सहमति रीजनल हमारा घोषणा पत्र कल हमने आया और ये सहमति के साथ। आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण, इसके लिए कास्ट सेंसस की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी ने कास्ट सेंसस को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आप मुझे बता दो, बिहार में नीतीश बाबू आगे बढ़े, नीतीश बाबू ने निर्णय लिया, कास्ट सेंसस भी कराया, रिजर्वेशन भी दे दिया। नीतीश जी वहाँ ऐसा कर पाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। सुदेश महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कभी झारखंड का? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज देख रहे हैं। नाम है जमघट, जहां सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री, एनडीए में अलायंस पार्टनर और आजसू पार्टी के कर्ता धर्ता सुदेश महतो जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। सब जगह पूछा जा रहा है 10 पे ही क्यों मान गए? हमारा 2019 जो घटना हमारा वैचारिक अंतर से पैदा हुआ है, उसको हम दोहराना नहीं चाहते थे। हम सभी लोगों में एक आपस में समन्वय बन के जो निश्चय हमारा तय हुआ कि हम लोग हर हालत पे हम लोग एक साथ इस चुनाव में आएंगे ताकि जनमत को एक जगह संग्रह कर सकें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग आगे बढ़े। यही है हमारा गठबंधन का ये फॉर्मूला। महतो जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला तयशुदा जवाब है। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में वैचारिक अंतर आए थे। क्या अंतर था? वैचारिक अंतर का मूल कारण था रीजनल सब्जेक्ट हमारा। जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, जिस विषय का आप 5 साल उसको देखोगे कि हमें ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर अपनी ही सरकार के विरोध में हमारे लोग खड़े थे। मैं सड़क पर था, मैंने प्रपोज किया था, प्रपोजल दिया था, लेकिन सरकार ने उसको प्राथमिकता में गिनने का काम नहीं किया था।
मामला वहाँ से आगे बढ़ा था। तो आप वॉकआउट क्यों नहीं कर गए थे जब ये सब चीज़ें गतिरोध चल रहे थे? ये गतिरोध अपने मित्रों के साथ बैठ के चीज़ों को मनाने की कोशिश आज तक वर्कआउट तो किए हम, अंततः अपने सब्जेक्ट के साथ तो लोगों अलग आ ने गए। कहा कि 5 साल सत्ता की मलाई खाई और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से लॉजिक सत्ता को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। मैं आजकल देखता हूँ कि लोग हमेशा इस चीज को इसी रूप से बातें करते हैं, सत्ता और उस मलाई की जिक्र करते हैं। सत्ता जिम्मेदारी होती है, पता नहीं लोगों की मानसिकता या देखने और दिखाने का जो तरीका रहा है, मैं पूर्ण रूप से उससे सहमत नहीं हूँ। सत्ता एक जिम्मेदारी होता है और जिम्मेदारी का बोध हमें है, और जिम्मेदारी में इस रीजनल स्टेट के लिए जो आवश्यकता थी उसको अपने मित्रों के साथ कहने का तरीका हमने अपनाया, सब तरह का अपनाया। हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी कराई। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कहा कि मौखिक कोई दल ना कहे, लिखित जब अपना दस्तावेज दे, लिखित बातें करें, और हमने लिखित रूप से पहला पार्टी है जिसने इस सब्जेक्ट को लेकर लिखित बातें की। अभी क्या स्टेटस है, बीजेपी का क्या कमिटमेंट है? इसीलिए मैंने देखे होंगे आप सभी लोग कि हम सभी लोगों ने 2 अलग अलग हमारा संकल्प पत्र आया है। एक भारतीय जनता पार्टी का सहमति के साथ एक घोषणा पत्र आया, एक सहमति रीजनल हमारा घोषणा पत्र कल हमने आया, और ये सहमति के साथ है। हमने कहा कि मुझे अपने दल सहमति मतलब बीजेपी के साथ सहमति? हाँ भाई, अपने मित्रों के साथ वैचारिक सहमति तो बनेगी। यदि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं ना होगा कि 2 प्लेटफॉर्म में 2 विषय चलने लगेंगे। इसलिए ये सहमति बनी है कि आवश्यकता के आधार पर हम लोग ये निर्णय लेंगे। आप जिस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं उसकी एक प्रति सर मेरे हाथ में है। 9 नंबर के पन्ने पे आपने लिखा है सरना धर्म कोड को मान्यता। बिल्कुल। यही शहर बीती रात बाबूलाल मरांडी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कोई इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया है। बीजेपी का और आपका स्टैंड अलग अलग है इस पर? नहीं, हमारा बिल्कुल है। हम शुरू से ही हम सरना कोड को लेकर, सरना कोड कोई स्टेट, केवल हमारा स्टेट का विषय नहीं है जी। ऐसे ही प्रकृति पूजक समाज का एक जो प्रकृति समाज अपना एक अस्तित्व और अपना अस्मिता के लिए एक अलग हमारा धर्म के आधार पर एक कोड चाहता है, जैसे जैनिस्ट के लिए किया गया है, जैसे बौद्धिस्ट के लिए किया गया है, जैसे अलग लोगों के लिए, उसी तरह से इनका एक देश भर में 10% आबादी है इसकी। केवल मेरे झारखंड का पहल करने से ये होना नहीं है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, हमारा उड़ीसा, जहाँ पर ट्राइबल जो छत्तीसगढ़ है, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट है पूरा, ये सभी लोगों की एक सहमति बनकर हम इसको पहल करना चाहते हैं, जिस पर समय समय पर इस पर सहमति बनी है। अगर इस पे बात ना रहती, इस पे बात आगे नहीं बढ़ती होती, तो हमारे जो प्रभारी हैं, सब प्रभारी हैं, वो लगातार धर्मगुरु जो हमारे हैं सारना धर्मगुरु से मिल रहे हैं, उनसे वैचारिक इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं, उनके धर्मस्थल पर जा रहे हैं और आगे इसका कोई न रास्ता निकालेंगे। कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कोई खुलकर। बीजेपी साफ कहते हैं कि हाँ सरना धर्म कोड बनाएंगे। समय समय पर इन बातों पर बड़ा क्लियर हुआ है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस चीजों से अवगत हो रहे हैं। आपने अपने गारंटी दी है 200 यूनिट मुफ्त बिजली। बीजेपी ने तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। आप तो 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, टोटल सीटें 81 हैं, तो आपको लगता है कि आप इतनी बाम रोड़ने की स्थिति में होंगे कि अपनी मांग मनवा लें? फिर से इस चीज़ों को अलग रूप से देखा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि 200 यूनिट अगर बिजली देने की बात करें, तो मैं हेमंत जी की तरह बात नहीं कर रहा हूं कि 200 यूनिट बिजली का हम उपयोग ही नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि दोनों बातें चल रही हैं कि हमने 24/7 पर हम लोग पहल करेंगे। हमारी कोशिश है झारखंड में बनने वाले ग्रिडों को जल्द से जल्द जन उपयोगी बनाने के लिए उनको सब स्टेशन से जोड़ा जाए, ताकि बिजली निर्बाधित रूप से लोगों को मिले। बिल्कुल, पावर रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, एकदम जरूर। लेकिन उसका 200 यूनिट मुफ्त बिजली से क्या संबंध है? ये एकदम, इसको जब आएगा आप देखेंगे, चूंकि हमने देखा होगा, आप देखेंगे उसमें कि मैंने किसान के लिए, चूंकि किसान की आय 2 गुनी और 3 गुनी बात, मैंने 3 गुनी की बात की है। लोग 2 गुनी की बात करते रहे, और प्रधानमंत्री किसान सहयोग राशि 2000-2000-2003 किस्त में आता था। पहले भी हमारी गवर्नमेंट रही, उन्होंने भी 6000 करके उन्होंने 2 बार साल में देने का प्रयास किया था, ताकि एक ग्रांट उनको मिले। एक ग्रांट के आधार पर किसान अपने खेत में उनको एक सपोर्ट मिल जाए और वो अपना उत्पादन को वृद्धि करे। लेकिन हमारा झारखंड के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। 7 महीना झारखंड के खेत खाली रहते हैं, इसलिए खाली रहते हैं कि चूंकि उस खेत की 2 जरूरतें, पानी और बिजली, हम उनके लिए उपलब्ध नहीं करा पाते। हमारा कोशिश है कि अगर आय दोगुनी करनी है तो पैदावार दोगुनी करना पड़ेगा। तो इसका एकमात्र रास्ता है कि किसानों के लिए आपको पानी और बिजली उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो हमारा जो बिजली जाएगा वो घर उपयोगी और किसान के उपयोगी के लिए भी हम उन्हें आने वाले 5 साल तक मुफ्त करने की तैयारी में है। 5 साल मुफ्त देंगे? बिल्कुल, तब तो उत्साह बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन भी देना होगा ना सर? नहीं, प्रोडक्शन है, क्षमता है। राज्य में तो बिजली मिली नहीं है। राज्य के अंदर क्षमता है, राज्य के अंदर बिजली। 24 साल हो गए राज्य को बने हुए, अब बिजली की भी आज भी निर्भर है। आप प्राथमिकता क्या है ये बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट तो बनी, बहुमत की बनी, इतने बहुमत भी तो आज तक नहीं आई थी जितनी बहुमत की हेमंत जी की सरकार है। खुद ऊर्जा मंत्री रहे हैं,
क्यों नहीं वो सामने आते, क्यों नहीं इस बात को वो बोले? कभी एक मीटिंग तक ढंग से की कि मैं अपने जो ग्रिड से अपने सब स्टेशन को कैसे हम लाइन अप करेंगे ताकि लोगों को निर्बाधित बिजली मिले। जब भी हेमंत सोरेन सरकार से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो 5 साल का अपना कार्यकाल बताते हैं और 5 साल का आप लोगों का कार्यकाल बताते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार के दौरान कितने प्रयास मैं हुए। एक लीडरशिप पर सवाल उठाता हूं कि राज्य चलाने वाला वो राज्य का मुखिया होता है, जिसपे सभी लोग, सभी पूरे राज्य की जनता कहीं ना कहीं निहित होती है और उनके निर्णय से प्रभावित भी होती है। तो राज्य का मुखिया, एक सेटल रीजनल पार्टी का एक मुखिया जब राज्य में बैठता है तो उससे तो उम्मीदें होंगी। एक भी बात, जो विभाग का आप नेतृत्व कर रहे हैं एज ए मंत्री, मैं मुख्यमंत्री भी छोड़ देता हूँ, एज ए मंत्री आपका परफॉर्म जो आपने किया है, एक केवल बिजली मंत्री के रूप में, ऊर्जा मंत्री के रूप में, आप कभी खड़ा होकर मुझे 10 मिनट कहीं पर बात करके बता दीजिए ना कि बिजली के लिए मैंने ये किया। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने उसमें कोई चीज़ क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना तक याद नहीं। इतनी लापरवाही नेतृत्व में। क्या लगता है आपको सुदेश महतो जी, 2019 में जेएमएम के नेतृत्व में, अब तो उसको इंडिया अलायंस कहते हैं, झारखंड की जनता ने आप लोगों के बजाय उन पर भरोसा क्यों जताया था? भरोसा उन पर नहीं जता। अब देखेंगे कि हमारे दोनों का वोट का विभाजन ही उनकी जीत का कारण बना है। उनको बहुमत देने के लिए वोट करने नहीं आए हैं, हमारे वोट के विभाजन ने उन्हें जीत का रास्ता प्रशस्त किया है। ठीक है, आप अभी मंत्री पद का जिक्र कर रहे थे, मुझे आपकी पहली विधायकी याद आ गई। 25-26 साल का लड़का, हम लोग करियर में फिगर आउट कर रहे होते हैं कि करना क्या है, और आप माननीय विधायक बन गए थे बिहार विधानसभा के, और पार्टी गोवा की थी। ये गोवा की पार्टी वाला क्या प्रसंग है? अरे मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का एक पार्टी का पदाधिकारी था। हम लोग छात्र आंदोलन में हम लोग सभी थे। राज्य के लिए करने और मिटने का संकल्प हमारा था आजसू के अंदर में। चुनाव लड़ना उस समय की एक ज़रूरत बनी कि हमें वोट की राजनीति में हम लोग को आना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं आएंगे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बेसिक रूप से जो बातें, मूल बातें राज्य के लिए है, उनको सही जगह पर उठा नहीं रहे। हमने चुनाव मैदान में आए। हमारा सहयोगी उस समय, हमारा सहयोगी के रूप में यूजीडीपी इधर एक झारखंड पार्टी के रूप में, झारखंड पीपुल्स पार्टी के रूप में काम करता था। झारखंड पीपुल्स पार्टी भी यूजीडीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते थे, तो हम लोग सहयोगी काम करते थे। समझे नहीं आ रहा, पेटी डीलर कौन है, स्टॉकिस्ट कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है। गोवा की पार्टी की एक पार्टी यहाँ थी, उसमें हाँ, ऐसा नहीं। आप उसको देखने का नजरिया बताइए साहब। नजरिया जो उसको लीड कर रहे थे वो जोबा मांझी के हस्बैंड देवेंद्र मांझी की पार्टी थी। उनकी पार्टी उस चुनाव चिन्ह पर, क्योंकि टूलिप उसका चुनाव चिन्ह था, 2 पत्ते के चुनाव चिन्ह थे, तो मुझे लगा रीजनल चुनाव चिन्ह, आप भी रीजनल पार्टी हो, वो भी एक रीजनल पार्टी है, लोकल रीजनल पार्टी जो स्टेट के लिए फाइट करती है, वहाँ के जंगल जमीन में अधिकार के लिए देवेंद्र मांझी जी फाइट करते थे। तो उन्हीं की पार्टी, उनके साथ संबंध, उनके चुनावी संबंध नहीं बल्कि आंदोलन के संबंध हमारे रहे हैं। तो सुदेश जी, मैं इस पार्टी से हम लोग लड़ रहे हैं। अब चाहे तो इस पार्टी के सिंबल से, चूंकि लोगों के लिए पहचान वाली हो जाएगी कि 2 जोड़ा पत्ता लोगों की पहचान में है, 1-2 बार हम लोग लड़ चुके हैं, केवल यही आधार हमारा उससे संबंध का था। मैं तो जानता भी नहीं था। दूसरा, मैं उस पार्टी से लड़ा भी नहीं। ध्यान रहे, उसका एक होता है ना, 2 पत्र जमा होते हैं। पहला पत्र तो जमा किया था मैं, आखिर दूसरा पत्र ना जमा होने के कारण सी फॉर्म या बी फॉर्म होता है, वो जमा नहीं हो पाया, तो हम निर्दलीय हो गए। हम तब मैं निर्दलीय हुआ तो मुझे ओपन सिंबल मिला, उसका रहता तो जोड़ा पत्ता मुझे मिलता। मैं तब केला चुनाव चिन्ह से जीत के आया। पर उसमें विधानसभा में यूजीडीपी दर्ज लिखने का हो गया, क्योंकि मैंने प्रथम पत्र डाला था, वो नहीं लिख सकते थे, निर्दलीय लिखा जाना था, तो वो गलती अब तक ढो रहे हैं हम लोग। काफ़ी दिलचस्प थी बिहार की वो विधानसभा, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। नीतीश कुमार ने शपथ ली, फिर राबड़ी देवी ने शपथ ली। आपको लालू जी की तरफ से या नीतीश जी की तरफ से क्या ऑफर था? भाई, मेरे जीवन का पहला राजनीतिक वोट की राजनीति में मेरा पदार्पण था। मैं वोट की राजनीति से और वहाँ की परिस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ था, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था कि अपने प्रदेश के लिए मैं बना हूँ, अपने प्रदेश के लिए। और हम लोग अपने आप को फ्रीडम फाइटर से कम नहीं समझते थे। लगता था झारखंड आंदोलन में लड़ रहे हैं, लेकिन अपना जो गुरूर था वो देश की लड़ाई की तरह था कि मैं एक चौहद्दी पर खड़ा हुआ एक वॉलंटियर, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, बिल्कुल इसी तबके का था। मैं चुनाव जीत के आया। बिहार में गवर्नमेंट बननी थी। गवर्नमेंट लालू जी की थोड़ा सीट को, जो उनको आना था बहुमत से, थोड़ा दूर रह गए थे। उनकी कोशिश, उसके यहाँ पर जो दबंग लोग थे इस रांची मुख्यालय के अंदर में, उनकी कोशिश हमसे मिलने की, और अंततः लालू जी का फोन मेरे पास आता है। घर में फोन था। दबंग लोग रांची के? उस समय राजद मतलब दबंग होता था। राजद मतलब हम लोग जानते थे, उनके प्रतिनिधि लोग थे। मैं व्यक्तिगत रूप से नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं लालू जी का नाम डायरेक्ट ले रहे हैं। मैं डायरेक्ट लालू जी का नाम ले रहा हूँ कि उन्होंने ही मुझे कहा, उन्होंने मुझे फोन में कहा कि सुदेश जी आ जाइए, और आ जाइए, आपका यहाँ स्वागत है और मुझे साथ दीजिए।
मैंने कहा, मैंने एक ही बात कहा, आपको जो चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप मंत्रालय ले लो और जो सुविधा चाहिए हम आपके लिए करने के तैयार हैं। मैंने एक शब्द उनको फ़ोन ही में अपने घर से कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए झारखंड राज्य के सिवा, मुझे झारखंड दे दो, मैं आपको समर्थन देने के लिए आ रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा था कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, आइए आप पटना, हम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। मैंने अपना राजनीतिक जीवन का पहला कदम स्टेट के लिए उठाया। मैं विपक्ष में बैठना पसंद किया, मनस्पे मंत्रालय को मैंने ठुकराने का काम किया है इस राज्य के लिए, और राज्य के गठन के तक हम लगातार जो हमारा सेकंड फोल्डर था उन्हीं के साथ रहे, जो हमारे फौजदार रहे हैं जी। और फिर नया राज्य बना, फिर नया राज्य बना है 98 में। हम लोग, मैं वोट की राजनीति से पहले हमारा संबंध प्रारंभ होता है। 98 में आडवाणी साहब रांची आए थे, इसी लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर, तत्कालीन लोकसभा का चुनाव था। हम वोट की राजनीति नहीं करते थे, लेकिन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था जो झारखंड के लिए एक फ्रीडम फाइटर की तरफ फाइट कर रहा था। हम लोग चुनाव के लिए नहीं, हम लोग ने कहा था एयरपोर्ट में, पहला हमारा पीसी और समझौता उनके साथ यही हुआ था कि हम झारखंड राज्य के लिए आपको समर्थन करेंगे, आप आओगे सत्ता में, मेरे प्रदेश के लिए आप घोषणा करो, अलग राज्य हमें देने का काम करो। वहाँ से हमारा दोस्ती और संबंध शुरू होता है। आपके आलोचक कहते हैं कि जो तेवर 90 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के शुरुआती दौर में आप में दिखाई देते थे, अब आप सरकारी नेता हो गए हैं, सत्ता के हिसाब से तय करते हैं, और टाइगर जयराम महतो अब वो मुद्दे उठाते हैं। आपकी क्या राय है? देखो, हमारे तेवर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे। अंततः ये तेवर हमें एक व्यवस्था को स्थापित करने का था। हमारी लड़ाई भी, हमारा झारखंड के लिए लड़ाई जो हम लोग ने जिस रूप से लड़ा, वो कोई आतंक के लिए नहीं था, बल्कि राज्य को सुना जाए इसके लिए था। जयराम महतो आतंक फैला रहे हैं? मैं किसी के बारे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जो 90 से 2000 के बारे में मेरे जिक्र किया, तुलना से जुड़ा सवाल मेरा है जिक्र किया, मैं इसको इस आज के आंदोलन को उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं जी। ये तो उस समय, उस आंदोलन के समकक्ष भी आज के दिन में कोई नहीं खड़ा हो सकता है जो झारखंड आंदोलन के लिए झारखंडी लोगों ने लड़ा है। वर्तमान समय आप विषय उठा सकते हैं, विषय को लेकर उठा सकते हैं, विषय को परोस सकते हैं, रखने का तरीका रख सकते हैं, लेकिन इसका और उस लड़ाई का संबंध कहीं भी नहीं है। टुंडी सीट आप लोग मांग रहे थे? टुंडी मैं चाहता था। क्यों नहीं मिली? मैं चाहता था कि अगर उन्होंने ही कहा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या आप टुंडी जाना चाहेंगे? मैंने कहा था कि अगर आप जाएंगे तो हम लोग वो सीट छोड़ेंगे हम लोग, आप लड़ सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कोयलांचल में एक मजबूत स्तंभ चुनाव लड़े ताकि बाकी सीटों पर भी प्रभाव पड़े, ये उनका था। मैं बातों पर थोड़ी सहमति असहमति के बीच में मैं आया, मैं वहाँ दूसरा काम करना चाहता था। देखो, वो आप उसको एक चुनाव लड़ने की धरती की तरह ना देखो, मैं एक संगम देखता हूँ। एक समय 90 के 80 के दशक में बेसिकली 80 के दशक में वो टुंडी एक ऐसा कार्य क्षेत्र था जहाँ विनोद बाबू, ए.के. राय और शिबू सोरेन की विचारधारा को संयुक्त रूप से एक जगह मुख्यालय बनकर वहाँ से आंदोलन को रोटेट किया जाता था। तीनों का संगम था, लाल झंडा हरा झंडा का समागम होता था और एक विचारधारा का वहीं से जन्म हुआ था। मैं चाहता था उस जगह को, उस धरती की सेवा करना। तीनों के विचार अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं अपने लोगों को समेटने के लिए लोग काम करते थे, लेकिन यादगार वो पल था कि कैसे तीन बड़े शख्स एक जगह पर एक रुकता से उस एरिया के लोगों को गोलबंद करते थे जब प्रथम बार इस क्षेत्र में झारखंड का आंदोलन का बीज रोपा जा रहा था। फिर आप क्यों नहीं गए लड़ने? भाई कुछ बातों का अंतर था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और जयराम महतो ने कह दिया कि सुदेश महतो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। ये ओछी चीज़ों पे मैं नहीं जाता, मैं कभी भी इन चीज़ों पर। को चुनावी हार का डर तो रहता ही है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। 2014 सिल्ली आपका गढ़, जहाँ से आप निर्दलीय भी जीत गए और हार गए आप अमित महतो से 2014 में। रघुवर दास सरकार में आए, आपको आपके विधायकों को जाना पड़ा, आप बाहर थे सरकार से, बाई इलेक्शन लड़े, फिर हार गए। तो एक सेफ सीट तो चाहेगा ना। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर मेरे जवाब भी कंटिन्यू लेते जी प्लीज सर, आप ही को सुनने आए हैं। हाँ, मैं टुंडी पर आप थे जी, मैं टुंडी पर था। मैं टुंडी पर मैंने कहा कि आपस में सहमति फिर इस बात की नहीं बन पाई, मैं दूसरे सीटों पर फोकस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने खुद को अपने आगे लिया। मेरे जाने से कौन आएंगे कौन जाएंगे, प्रधानमंत्री के बनारस जाने से कौन आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वहाँ 18, 19, 20 कोई भी लड़ सकते थे ना। मुझे किसी से चुनाव लड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई आजमाइश कर सकता है। जहाँ तक जीत और हार की बात है, ये तो चॉइस जनता का है। जनता कभी कभी चीज़ों को समझने में, व्यक्ति को समझने में कभी भूल हो जाती है, कमियां रह जाती है, या हमें समझाने में कमियां रह जाती है, तो परिणाम कभी कभी आपके विपरीत भी आ सकता है। इसको भी स्वीकार करना चाहिए। क्या वजह रही 2014 में? 29,000 सर एक बड़ा मार्जिन होता है।
आप इतने लोकप्रिय नेता, मैं डिप्टी सीएम रहे, मैं कभी मंत्री बाहर, रहे। मेरा ज़्यादा समय बाहर रहना, डेवलपमेंट तो हो गया, विकास तो हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ मानसिक जो रूप से जो डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को भरना था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। और वही फिर से जब हम 19 आते आते ये चीज़ें बदल गई फिर। आप लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे 2014 में। हाँ, लड़ा क्या था। परिस्थितियां थी तब? नहीं, हमने लोकसभा का चुनाव, चूंकि हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा सामने सामने होता है, कुछ महीनों का गैप रहता है। विधानसभा चुनाव को अगर कंटिन्यू हम रखना चाहते थे तो जिन क्षेत्रों में मेरा प्रभाव क्षेत्र है और लोकसभा में किसी को आना था, रांची के इर्द गिर्द, रांची, खिजरी, हटिया, हमारा कांके, ये सारे चीज़ हमारे प्रभाव क्षेत्र में, ईचागढ़ मेरे प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा था। तो इन वोटों को एक जगह रखने के लिए वो लोकसभा में हम लोग को आना पड़ा था। बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया। नहीं हो पाई थी। कई लोगों ने कहा कि सुदेश महतो जी के राइजिंग पॉलिटिकल करियर में ये एक ब्लॉक की तरह रहा, हर्डल की तरह रहा, उन्हें बीजेपी से अलग नहीं जाना चाहिए था, जबकि दिख रहा था कि देश में मोदी लहर है। हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मैं तो एक छोटा सा इनका सा एक कार्यकर्ता से विधायक तक बना। आपसे उम्मीद नहीं करेंगे सर, किससे करेंगे? नहीं, कितना मैं उस सुंदर समय आपने इसमें ऐसे लिखा है, मेरा संकल्प। साथियों, जो मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की उम्मीदों की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों की उम्मीद, चूंकि ये आपको रिएक्शन जहां से आ रहे हैं, मैं उनकी उम्मीद का बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा संगठन बनाते बनाते मैं आगे बढ़ा हूँ, तो लोग उम्मीद हमसे ज़्यादा करने लगे हैं, मेरे बारे शुभचिंता भी करने लगे कि उनको इनके साथ ही रहना चाहिए था ताकि उनका व्यक्तिगत करियर आगे जाए। कभी कभी व्यक्तिगत करियर की चिंता छोड़ के आपको मूल्यों पर भी राजनीति करनी होती है, अपने राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भी राजनीति करनी पड़ती है। महत्वपूर्ण है। आपने कहा मैं बाहर रहा, तो आपका तात्पर्य था कि अपनी सीट से बाहर रहा, दिल्ली की सीट से प्रदेश में। बिल्कुल, जितना समय मुझे देना चाहिए था मैं उस समय समय नहीं दे पाया। मैं जो गैप आया, गैप का फायदा लोगों ने उठाया। विरोधियों ने कहा कि जब सुदेश महतो जी कहें बाहर रहा, तब उनकी विदेश यात्राओं को भी जोड़िए। एक वर्ग है जो कहता है कि सुदेश महतो ने तयशुदा जो नेताओं का ढांचा है, खादी ही पहने, स्टार्च के कपड़े ही पहने, खास ढंग से दिखें, उसको तोड़ा है। यंग दिखते हैं, रिलेटेबल दिखते हैं, शूज़, जीन्स, शर्ट पहनते हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं, ज़रा उनकी स्टाइलिंग पर गौर फरमाइए। एक राज्य है, गरीब है, एस्पिरेशनल है, और उनका फैशन सेंस, उनकी विदेश यात्राएं, उनका छुट्टी प्रेम, ये दो अलग अलग विचार आए आपको लेके। आपका क्या सत्य है? देखो, मैं दोनों मानक को अपनी अपनी सोच मानता हूँ जी। हमारे बारे आकलन करने का अपना अपना तरीका है। पहले बात, मैं बहुत बड़ा क्लियर रहता हूँ कि मुझे राजनीति में आने के लिए कोई ट्रेंड, कोई ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, तो मैं अपने पापा को भी ना बोल दिया था। मेरे पापा ने भी मुझे कहा था कि जब मैं पहला चुनाव आए तो उन्होंने कहा कि भाई नेताजी में उतर रहे हो बाबू, तो पहले कुर्ता पैजामा पहन के एक फ़ोटो खींचा के कम से कम लोगों के बीच में जाओ। मैंने कहा कि मुझे अपने ड्रेस कोड, अगर ये ड्रेस कोड राजनीति का है तो मुझे इससे तौबा है, मैं नहीं पहनूंगा। राजनीति में जाना मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि मुझे यही पहनना पड़ेगा, तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपने नेचुरल पोशाक सुदेश की तरह दिखना चाहिए। जो सुदेश स्पोर्ट्स पर्सन है, जो सुदेश स्पोर्ट्स लवर है, वो उसी तरह से दिखेगा। वो जीन्स पैंट शर्ट में आपको दिखाई देगा। वो अभी से अभी तक, जहाँ तक घूमने की बात है, मैं अपने देश और देश के अंदर भी और बाहर भी, मेरा बेसिक शौक है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, और मेरी जो भी ग्रोथ है ना, मेरी जो निजी ग्रोथ है, वो मेरे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, इस एक्सपोजर से। बिल्कुल से मैं ये मानता भी हूँ। लोगों को जब तक दुनिया का बोध नहीं होगा, दुनिया के बारे जानेंगे नहीं, वो अपने राज्य, देश या सभी जगहों पर, मैं अपने छोटे छोटे कस्बों में भी अपने राज्य के अंदर जाके हम लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम लोग कल्पना करना शुरू कर देते हैं। सारंडा में भी बैठे हैं तो सारंडा को तो निहारते हैं, फिर बोलते हैं सारंडा मैं कब दुनिया के सामने परोस सकूँ। ये तैयारी मेरी चलती है। कब? इतना खूबसूरत है झारखंड, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से उतना विकसित क्यों नहीं दिखता है? क्यों लोग नहीं आते कि मैं छुट्टी मनाने झारखंड जा रहा हूँ? आप दिल्ली में, झारखंड के बारे में मान्यता क्या है? जब हम दिल्ली के अपने मित्रों या किसी के साथ भी बैठते हैं, हम प्रेस के मित्रों के साथ भी अगर बैठते हैं, तो झारखंड कहने से ही एक जनरली लोगों के विजय, आज से 2-4-5 साल तक केवल लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है। झारखंड मतलब उग्रवाद, झारखंड मतलब उग्रवाद ही इनका थप्पा लगा हुआ था कि वहाँ जाएंगे भाई, कहीं घूम नहीं सकते, कहीं भी कोई उठा लेगा, ऐसा वातावरण बनाया गया था। ये ऐसा है नहीं। झारखंड एक नेचुरल स्टेट है। इसको लॉ एंड ऑर्डर से हमको ठीक करना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई सब्जेक्ट नहीं। और यहाँ का पर्यटन जो प्राकृतिक संसाधन है, उसके अलावा यहाँ के ट्राइबल के जीवन शैली भी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता था, जिसको हमने लोकेट किया है। और मुझे लगता है कि दुनिया के सामने वो परोसने की जरूरत है। आपके
व्यक्तित्व के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो एक चीज़ पे समर्थकों और विरोधियों की एक राय थी। मैंने कहा चलो किसी बात पे तो पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने कहा फिटनेस को लेके बड़े कॉन्शियस हैं और फुटबॉल के बड़े जाने माने प्रेमी हैं और आज भी फुटबॉल खेलने के लिए सिल्ली देर रात भी पहुँचेंगे, पहुँच जाते हैं अगर मैच चल रहा है तो। मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे लिए यदि आज भी मुझे अगर व्यक्तिगत पहला चॉइस बोला जाए तो खेल मेरा पहला चॉइस है। आज भी मैं मैदान में रहना पसंद करता हूँ। फुटबॉल मेरा रुचि रहा है, मेरे फादर से लेकर वहाँ से शुरू होता है और मैं हमेशा हर तरह से गेम्स में मैं भाग लिया हूँ। मैं बिज़ी रहता था उसी में बहुत ज़्यादा। क्रिकेट भी कम बेस खेला हूँ। तो मैं आज भी फुटबॉल के मैच के अंदर में मैं 45 मिनट 45 घंटा मैं दे सकता हूँ और इसकी तैयारी मेरी रहती है। मेरे जितने स्टार दोस्त हैं सबको मैं बुलाता हूँ, कॉमन मैच हम लोग करते हैं और होता है जो राजनीतिक थकान को मैं मैदान में दूर करता हूँ, जो बेसिकली चीज़ है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ आपकी दोस्ती के भी बड़े चर्चे रहते हैं। मित्र हैं हमारे और उन्होंने इस झारखंड के परिचय को बदला है खेल के माध्यम से। उनका ऊपर जाना मात्र ये नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान जिन्होंने तो 2-3 वर्ल्ड कप दिलाए, ये भी चर्चा साथ में स्वतः चला जाता है कि वो झारखंड के पुत्र हैं। जी बिल्कुल। किस पोजीशन पे खेलते हैं सर आप फुटबॉल में? हम स्ट्राइकर हैं, गोल मारते हैं भाई। स्ट्राइकर हैं, गोल मारते हैं। खेलों की बात हो रही है, मेरे सामने पत्रक है राष्ट्रीय खेल घोटाले का। नेशनल गेम्स 12 फरवरी से 26 फरवरी 2011, इल्ज़ाम लगा है आर्थिक अनियमितताओं का, जांच चल रही है, क्या कहेंगे? ये डिपार्ट के अंदर में जो चीज़ें चल रही हैं वो डिपार्ट के लोग देख रहे हैं, जांच एजेंसियां देख रही है। हमने एक सफल विभाग के मंत्री होना एक दायित्व होता है, मैं पहले भी कहा, जिम्मेदारी मैंने एक जिम्मेदारी के साथ तो अगर उस हमने विभाग में कुछ घोटाला एक सफल आयोजन किया है। वहाँ पर किसी तरह की कोई बातें, पॉलिटिकल बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन एक निष्पक्ष रूप से एजेंसियां उसको देख रही है, जांच एजेंसियां उसमें काम कर रही है। जो भी काम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा पब्लिक के सामने रहेगा। एजेंसियां जो कि गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं, विपक्षी कह रहे हैं सुदेश महतो के भाजपा के पाले में जाने की एक वजह एजेंसियों का डर भी है, सत्य है? मैं जब भाजपा का गवर्नमेंट भी नहीं था, जब भाजपा सेंट्रल में नहीं थी, तब भी उधर ही रहे। 25 साल में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यही कहा था, 25 साल के राजनीति में आपके कितने मित्र आए और चले गए, लेकिन सुदेश महतो वहीं पर खड़ा है। अगर इन दलीलों में सर इतना दम है तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को जज साहब ने किनारे क्यों रख दिया? मैं उसके देखा भी नहीं, ना मैं इसके बारे जानता हूँ, क्योंकि उसमें आपने देखा नहीं? हम देखा भी नहीं, क्योंकि मैं उसका पार्टी नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सेदार नहीं हूँ, ना मैं उसको कोई रिपोर्ट कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई तरह का नोटिस है, ना मेरे पास कोई तरह का जानकारी है, तो फिर मैं कहाँ हूँ? पर आपके विभाग का मामला है सर, आएगा। विभाग का मामला है तो विभाग अगर हमसे पूछेगा, विभाग में होने के नाते हमसे आज तक तो कोई बात नहीं किया। अच्छा, अलग अलग चीजों की अलग अलग कमेटी वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। सिल्ली मॉडल पे बहुत बात होती है डेवलपमेंट के, साहब विधानसभा में तो बड़ा काम हुआ है, क्या है ये सिल्ली मॉडल? सिल्ली 50 साल के राजनीतिक 1952 से लेकर 50 तक एक क्षेत्र ऐसा जो 1-2 ब्लॉक को जोड़ने के लिए एक पुल के लिए तरसता रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वहाँ के लोगों के जीवन में बिताए गए कष्टों से गिरा हुआ पसीना से उत्पन्न हुआ है सुदेश महतो जी। और मेरा काम और दायित्व वहीं से प्रारंभ होता है। 0 इंफ्रास्ट्रक्चर से मैंने शुरुआत की है, जहाँ कुछ भी नहीं था, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस विधानसभा में ना हो, वहाँ से शुरू करते हुए आज 101 पुल, जहाँ एक पुल से शुरू की थी 101 पुल बनाया। कनेक्टिविटी प्रत्येक गांव में, कहीं काला रोड 10 किलोमीटर भी जिस विधानसभा के अंदर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ना हो, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1300 किलोमीटर ग्रामीण पथ, 200 से ज़्यादा किलोमीटर हमारा PWD के पथ, हर गांव लगभग कनेक्ट, बिजली से कनेक्ट। इसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स में या फिर हमारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी जिस चीज़ में आप चाहेंगे हम लोग अपने आप को वहाँ पर पाते हैं। हेल्थ सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त किया है, खेल के क्षेत्र में उस क्षेत्रों को आगे बढ़ाया है। हमारा नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे कोचिंग सेंटर से पैदा हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ का गोल्ड लाके आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे खेल एकेडमी से 17 बच्चे नौकरी पर चले गए हैं। आप गाँव के विद्यालय में, मैं जब अभी मंत्रालय नहीं था तो मैंने इस बार चुना कि मैं पीने का पानी हमारा स्कूल को और हॉस्पिटल को मैं ठीक करूँगा। मैंने उसकी तैयारी भी प्रारंभ कर दी और पहली बार मैंने गांव के ब्लैकबोर्ड को विद्यालयों से हटाकर मैंने स्मार्ट बोर्ड में डाल दिया। पहली बार बच्चों के लिए, चूंकि मुख्यालय तक जाने के लिए बच्चे जा नहीं पाते थे, केवल एग्ज़ाम लिखते थे, चूंकि वहाँ तक जाने का खर्च जो होता था वो उठा नहीं पाते, तो स्टूडेंट एक्सप्रेस, वो देश का पहला मिड डे मील हमने वहाँ प्रारंभ करा दिया। कला केंद्र वहीं पर लेके आया। वो जितने भी बेसिक चेंजें वहाँ पर लाना है। कोचिंग सेंटर मैंने फ्री गरीब बच्चों के लिए कर दिया ताकि गरीब बच्चों की उम्मीदें ना टूटे। ये चीज़ें हैं जो एक मॉडल के रूप में सिल्ली को विकसित करती है और उदाहरण बनता है। लोग कहते हैं कि
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुदेश महतो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, विधानसभा का बड़ा ख्याल रखते हैं, संसाधन भी बहुत लगते हैं। और फिर सिल्ली मॉडल के साथ वो हिंडाल्को मॉडल की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंडाल्को का जो प्लांट चलता है, सुदेश महतो की रिट वहाँ पे काम करती है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है। ऐसा शायद सब जगह पर हो जाए तो झारखंड का कल्याण हो जाए। अगर ऐसा लोग मान्यता है कि आपकी रिट सब जगह चले, नहीं, ऐसा ही मान्यता अगर लोगों की है हाँ। तो ऐसे ही सबको गट्स बनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो गट्स बने कि लोकल लोगों की चले, लोकल की बात चले तो फिर बोकारो, धनबाद जो मूल क्षेत्र हैं वहाँ भी लोकल लोगों की बात चलने लगेगी कम से कम। ऐसा ही ग्रिप बनाइए कि लोकल लोगों को वहाँ प्राथमिकता मिले। हिंडल्को एक पहला इस तरह का एग्रीमेंट एरिया है जहाँ पर वो हमारी ज़मीन पर बना हुआ है, हमारे गाँव की ज़मीन पर बना हुआ, और हमारे गाँव की ज़मीन पर गया है बना हुआ। वो एक छोटा सा यूनिट है जिसमें 600-650 लोग केवल एम्प्लॉय हैं। अब सोचो, कम से कम ये देश का पहला यूनिट है चूँकि मेरे यहाँ पर है जो पीढ़ी से नौकरी देता है। जो हमारी पीढ़ी, जो मेरे बाप दादा लोग जो नौकरी में आए, उसके बदले में मेरे पापा लोग, उसके बदले में अभी बेटा लोग नौकरी कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी नौकरी कर रही है। एक नियम वहाँ पर बना हुआ है, जो ज़मीन गया है उसके बदले में एक परिवार को नौकरी आवश्यक होगा, और ये कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। आफ्टर डेथ ये नौकरी मिलता है लोगों को अन्य जगह पर, लेकिन यहाँ पर आप रिटायरमेंट उम्र ख़त्म करो फिर आपका बेटा को नौकरी मिलेगा। ये सुविधाएं बहाल है, इसलिए ये सब जगह पर चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। बढ़िया ग्रिप है आपका। ऐसा ही ग्रिप आप क्रिकेट एसोसिएशन पे भी बनाना चाहते थे झारखंड की, पर चुनाव जीत नहीं पाए, क्या वजह रही? महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त, भाजपा के दोस्त, लोकप्रिय युवा नेता सुदेश महतो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के मुखिया का चुनाव हार गए। चुनाव एसोसिएशन का था, शौक क्रिकेट का था मेरा। मैं क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ ये था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था क्रिकेट के एसोसिएशन के अंदर में भी राजनीति होती है, ये मुझे पता नहीं था। मैं पब्लिक रिप्रेजेंट करने वाला एक राजनीतिक कार्यकर्ता क्रिकेट की राजनीति में हार गया जी। क्या वजह क्या रही? मैं उसको समझ नहीं पाया कि इसके अंदर भी राजनीति चलती है। मैं खेल को खेल की तरह लिया, लेकिन खेल में भी राजनीति छिपा है, वहाँ मैं समझ नहीं पाया, वहाँ मैं हार गया। दोबारा प्रयास करेंगे? मैं दूर का, इसे राजनीति से तौबा करता हूँ, मैं दूर रहूंगा। मैं इसीलिए बाद में निकलकर एकेडमीज बनाने लगा। क्या है सुदेश महतो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा? मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कभी झारखंड का? क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जो प्रयोग मैं अपने क्षेत्र में करता हूँ ये राज्य के लिए करने का मौका तो अवसर हम चाहते हैं, पर उसके लिए तो आपको अपनी पार्टी का विस्तार करना होगा। मैं लगा सीटें तो घट गई इस बार। मैं लगा हुआ हूँ। कितनी मांग रहे थे भाजपा से? कहाँ 16-18 कितनी मांग रहे थे बीजेपी से आप? नहीं, बीजेपी से अपनी इच्छा हमने जिस जगह पर, चूंकि हमारा होता है ना कि हम एट ए टाइम कैंडिडेट तय नहीं करते, हमारा कैंडिडेट 5 साल काम करता है। जिसे भी मैं तैयार करता हूं उनको बोल देता हूं कि आप इस क्षेत्र के लिए, पब्लिक को पहले ही पता चलता है यही मेरा कैंडिडेट होगा, और वो काम करना प्रारंभ करता है। मैं नया परिचय के साथ नहीं लेके आता, इसलिए कई जगहों पर तैयारी, हमारे करीबन 26-27 जगह पर इस तरह से पूरा प्रोफेशनली तैयारी हो रहा था। लेकिन चूंकि 10 सीट मिले इसलिए 10 ही सीट पर आगे बढ़ना पड़ा। एक ये सवाल भी उठा, सीटों के विस्तार और आपकी पार्टी के विस्तार और जयराम महतो के चैलेंज, इन सब के बीच एक पुरानी मांग है कि महतो जाति को जनजाति में गिना जाए। यहाँ पर कई ऐसे महतो के साथ साथ कई ऐसे जातीय विवाद हैं जिन्हें ठीक करने से उस समाज का भला हो सकता है। मैंने उसको कहा है कि संवैधानिक रूप से जिस समाज का जो अधिकार है या फिर संवैधानिक रूप से जो अधिकार रहा है उसको फिर से एक बार देखना चाहिए। अगर उसमें कोई उनके संवैधानिक हक छीनने की बात है तो निश्चित रूप से भारत सरकार को विचार करना चाहिए। उसमें महतो जाति को जनजाति में शामिल है, लोहार लोहरा है, हमारा कई इस तरह के और समाज हैं जिसमें बहुत सारा डिफरेंस है। गुंजू बड़ेक में डिफरेंस है, जिसके कारण बेदिया माझी में डिफरेंस था, जिसके कारण उस समाज को लाभ नहीं मिल पाता है। क्या आकलन है आपका इस बार विधानसभा चुनाव में, किस तरह के परिणाम रहने की संभावना है? 2019 से लेकर 24 तक अगर राज्य को देखने की दृष्टि हमारे मतदाताओं को ये है कि राज्य और सरकार लोगों के लिए और लोगों के हित का नेतृत्व करे, अगर ये देखने की दृष्टि हमारी है कि भाई जो कमिटमेंट करके सरकार आई उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई, विफल रही, तो उसी का एक माहौल आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ में, वादा खिलाफी के खिलाफ में जो नेतृत्व जिस रूप से आना चाहिए वो नेतृत्व की क्षमता का अभाव में और घोटालों पर फंसी हुई इस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश एनडीए के पक्ष में आने की तैयारी में है और लोग अपना एक बड़ा बहुमत हमारे एनडीए को देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें सर एक जो फ़र्क दिख रहा है, मतलब मैं घोषणा पत्र देख रहा था, जैसे आपने कहा कि
आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण, इसके लिए कास्ट सेंसस की ज़रूरत पड़ेगी। बीजेपी ने कास्ट सेंसस को लेके अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो आप लोग का आपस में आप मुझे बता दो जी, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। नीतीश बाबू आगे बढ़े, नीतीश बाबू ने निर्णय लिया, कास्ट सेंसस भी कराया, रिजर्वेशन भी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में ना तो नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ना नहीं कहा, बल्कि उस समर्थन किया उनका, और कोर्ट में अटक गया मामला। कोर्ट एक अलग विषय, तो आप ऐसा कानून बनाओगे ना जो लीगली स्टैंड करे, कभी कभी सिर्फ फाइल आगे नहीं खिसकानी। भाई मेरे कभी कभी कोर्ट का एक स्तर, कोर्ट के 3-4 स्तर है। अभी जिस स्तर पर ये लोग रुका हुआ है उसके कुछ कारण होंगे, उस कारण को जस्टिफाई सरकार को करना पड़ता है। आप जस्टिफाई कर दो, वो बातें आगे बढ़ जाएंगी, वो आगे बढ़ेंगी। यहाँ नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग। नीतीश जी वहां ऐसा कर पाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। सुदेश महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सरकार का मुखिया, देखो, राज्य के हित में लिया जाने वाला निर्णय से मेरे सहयोगी इनकार नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को लेके रोजगार के स्तर पर, वजीफे के स्तर पर जो प्रॉमिसेस किए थे उनको डिलीवर नहीं किया। ठीक, आपका घोषणा पत्र, आप कह रहे हैं निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 रुपये सालाना, झारखंड भर के बेरोजगारों को, स्नातक और स्नातकोत्तरों को अगर आप 30,000 रुपये सालाना देंगे, एक्सचेकर पे जो बोझ आएगा। और इसीलिए बीजेपी के, आपकी मेन पार्टी के घोषणा पत्र में इसके कहीं निशान नहीं। वो गोगो दीदी में 2100 देने की बात कह रहे हैं, आप महिलाओं को 2500 देने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल। मैं आता हूँ जी बताइए। इसको देखो, जैसे मैंने अपना पंच लाइन ही तैयार किया है कि सरकार रोजगार देने वाली सरकार। हाँ, हमने कहा है यूथ को लेकर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी इस 5 साल में हुई है तो यूथ को हुई है। उनके पढ़ाई के जो माहौल थे उस माहौल को बिगाड़ा गया, वो सड़क पर आना पड़ा। उनके लिए जो वैकेंसियाँ निकलनी थी वो वैकेंसी निकली भी, गड़बड़ हुई और नियोजन नहीं हो पाया। ठीक बात है। जो क्रिएटेड पोस्ट थे उस पर भी लोग आके अपना नौकरी नहीं कर पाए और उनका उम्र 5 साल पार गया। युवाओं का 5 साल उम्र आप समझ सकते हैं, उसकी ज़िंदगी से खेलना है। ये सरकार ने उनके लाइफ से खेला है। अब उसको सेटल करना ही मेरा अगला लक्ष्य है और मैंने इसी को प्राथमिकता से लिया है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ या कोई मेरी बातें आ रही है तो उसके पीछे मेरे लॉजिक के तर्क मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा है कि सबसे पहला काम होगा कि हम जो खाली पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। जो खाली पद हैं राज्य के अंदर में करीबन 3 लाख पद ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग, अन्य विभाग में सरकारी पद इतने हैं जिसको भरना चाहिए, जिनको भरेंगे तो एक अच्छा यूथ का, एक अच्छा पढ़े लिखे नौजवानों का एक जगह उनको मिल जाएगा। इससे बाहर रोजगार के लिए आपको अवसर सृजन करना पड़ेंगे। हमारे यहाँ आज के दिन में देश के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब कौन क्रिएट करता है? जॉब सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में आता है। आज के दिन में जो भी पढ़े लिखे बच्चे इधर से साउथ जाते हैं और कॉमोवेस्ट जो नौकरी में उनको जगह बन रही है वो सारा वहीं पर मर रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह का अप्रोच कभी भी नहीं किया है कि आईटी सेक्टर में यहाँ नौकरी को ग्रोथ करने के लिए उनको अपने क्षेत्र में कैसे हम ला सकें। इन्फोसिस से लेकर बड़े बड़े जो इस तरह से काम करते हैं उनको अपने यहाँ जगह दे सकें, इसको लेकर कोई प्लान नहीं बना। मैंने कहा कि ऐसे जो ज़्यादा जॉब, बाजार जिस जॉब के लिए आज के दिन में तैयार है, मुझे उस तरह के अपने बच्चों को तैयार करना है, अपने स्टूडेंट को उस रूप से तैयार करना। इसलिए कोर्सेस उस रूप में हम लेके आएंगे, उनको कोर्स कराएंगे और उनके लिए बाजार के अनुरूप हम अपने यहाँ ये माहौल तैयार करेंगे ताकि वो कंपनियां आएँ और अपने प्रदेश के अंदर में नए रोजगार का सृजन कर सके। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि हमने एक नया विषय उसमें लेके आया है कि आज के दिन में गवर्नमेंट में बहुत सारे खाली पद रहते हैं। हमने उसमें तय किया है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो 6,000 से लेकर देखिएगा 25,000 तक। मैंने कहा है कि 3 साल तक गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट दोनों क्षेत्रों में हम उसे कार्य एक्सपीरियंस देने का काम करेंगे। जैसे आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना जरूरी पड़ता है, वो कार्य एक्सपीरियंस होता है, तब जाके आप किसी प्लांट में जाते हो तब आपको वो जल्दी से वो करते हैं कि एक्सपीरियंस के आधार पर लेंगे। आज के दिन में केवल डिग्री काम नहीं आता है, आपकी योग्यता आप में कितना है, कौशल कितना है, ये बहुत मायने रखा जाता है। तो इस कौशलता को उसमें बनाए रखना और सरकारी कार्यों में उनको जगह देने की तैयारी, ताकि सब जगह, जैसे सड़क बड़ी बन रही है तो सड़क में हमारा एग्रीमेंट के अंदर ही होगा। जब इस विषय को हम बनाने के लिए चलेंगे तो इन एग्रीमेंट हम इसको डालेंगे कि सड़क के अंदर में हम यहाँ लोकल बॉयज को हम 3 साल 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस देने की तैयारी हम करेंगे। तब हम उनको मानदेय भी वहाँ से दिलाएंगे और गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि जब वो आगे बाहर जाना चाहें या कहीं भी वैकेंसीज पे जाना चाहे तो उसको तुरंत से उसमें जगह मिलेगा।
ये तैयारी हमारा वहाँ पर है। और उससे जो शेष बचेंगे उनके लिए मैंने ये कहा है, और उनके लिए भी मेरा नेक्स्ट प्लान भी करने की तैयारी है कि जो लोग उसमें छूट जाएंगे नहीं मिलेगी उनको फिर ये बेरोजगारी हाँ, मैं उसमें नियोजनालय है, वो भीतर में छिपा हुआ है। मेरा एक है कि तो जो दिख रहा मैं वही पढ़ रहा हूं, इसीलिए आपने कहा है डिटेल्स में है कि उनके लिए हम ब्लॉक स्तर पर ही न्यूज़ बनाएंगे, जहां पर इस बात को भी देखा जाएगा कितने लोग कहां पर गए और कितने लोग छूट गए, इसका आंकड़ा, और हर महीना एक रिपोर्ट भी बनेगा। पूरा एक मंत्रालय इस विषय पर ही काम करेगा, इसलिए पंचलाइन हमने बनाया। और राजस्व की बात आपने कही कि भाई इससे लोड कितना आएगा, इससे मेरी सारी योजनाओं को अगर हम मिला देंगे ना तो 15,000 से 20,000 करोड़ का एक लोड होगा। कभी भी आप अपने मूल 1,10,000 करोड़ का हमारा बजट है, 1,10,000 करोड़ का बजट है, मैं उसमें 25% आगे जा रहा हूँ। 25% आगे कभी भी सरकारें जा सकती है। और रिसोर्स हमारा जो बोलेंगे रिसोर्स कहाँ से आएगा, तो रिसोर्स केवल इस प्रदेश के अंदर में जो खान संपदा को जिस रूप से दोहन हुआ, केवल उनको रोक के एक बड़ा रिसोर्स आप राज्य के अंदर तैयार कर सकते हैं। कोई अतिरिक्त बोझ यहाँ राज्य सरकार के अंदर नहीं आएगा। एक अच्छा विधि व्यवस्था तैयार करके राजस्व को आप बढ़ा सकते हैं। मैंने दोनों स्टडी करके ये बनाया, मैं ऐसे ही कोई किया उसमें। सर अब देखिए समय की मर्यादा है, क्योंकि पहले भी आप सत्ता में रहे हैं, तो सवाल फिर ये होता है कि तब ये दोहन क्यों नहीं रुक पाया। नहीं, पहले इसकी चर्चा नहीं होती थी, तब ऐसा नहीं होता था। आपको याद होगा कि पहली बार मैं होम में था, और होम में पहली बार मैंने पब्लिक की सरकार, जनता की सरकार स्थापित करने के लिए, कभी भी थाना आज के दिन में भी लोगों के लिए कॉमन नहीं है। आम आदमी सहज से थाना नहीं जा सकता है, उसे किसी न किसी उस एरिया के परिचित थानेदार के व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है, तब कोई थाना जाता है। मैंने पहली सहज व्यवस्था अपने मंत्रालय के अंदर में कि थाना भी जाएंगे और रिपोर्टकर्ता को एक सिपाही 1 गिलास पानी पिलाएगा, ऐसी व्यवस्था मैंने प्रारंभ की थी। थाना को सुरक्षा देने वाला कहा था, मैंने कहा डराने वाला नहीं होगा, ये मेरी तैयारी थी। हमने पहल किया है, मैं वही काम कर रहा हूं जिन चीजों को अपने दायित्व क्षेत्र में हमने पहल कर चुके थे, उन्हीं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया मैंने। आपने सदन का जिक्र किया, मैंने हालांकि बोला था आखिरी सवाल। उसी सदन में सदन के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने आपके बारे में कुछ कहा था, जिसको वाइडली रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि आप दरोगाओं के ट्रांसफ़र के लिए कप्तानों पर, एसपीज पर दबाव बनाते हैं। ये सदन में ऑन रिकॉर्ड विधानसभा अध्यक्ष ने आपके लिए कहा था, आप मंत्री थे, और आप कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थाएं ठीक कर दी। गृह मंत्री के लिए एसपी पर दबाव डालना क्या? गृह मंत्री को कोई कार्रवाई करने के लिए, किसी के विरुद्ध अगर कार्रवाई करनी है, मुझे किसी के बारे कार्रवाई करनी है, तो मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ। उसके लिए एसपी को दबाव क्या जरूरत होता है? मेरा एक निर्णय ही काफी होता है। जी, उन्होंने ये भी कहा था कि आप गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं। अब उनका तात्पर्य क्या था मैं नहीं जानता। नामधारी साहब, आपका नाम लेके उन्होंने ये बात, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ भी की थी, उसको आपने छुआ ही नहीं। जी, क्योंकि पत्रकारों का काम तारीफ करना नहीं, आलोचना। सर एग्जामिनर से आप ये नहीं कहते हो कि हमारे एफर्ट की तारीफ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी उनसे ये जाना नहीं कि कब वो इस तरह की बात बोल के चले गए। राज्यसभा के उपसभापति, झारखंड के बेहद सम्मानित, देश के बेहद सम्मानित पत्रकार, राज्यसभा के सांसद हरिवंश जी ने अपनी किताब में बाकायदा इस प्रसंग का नाम के साथ उल्लेख किया है। तो कुछ भी सर मैं रिकॉर्ड के बाहर नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये सब चीजों को आपने जिक्र किया पुलिस का, हो सकता है सदन का, इसलिए मैं ये जिक्र मैं बताता रहा हूँ। ये उनका हो सकता है। वैसे कभी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कारण से, चूंकि मैंने उपचुनाव हुआ था। इंदर सिंह नामधारी या हरिवंश जी? नहीं, मैं उनके बारे बता रहा हूँ। किनके? नामधारी जी के बारे में। हाँ। मैं उपचुनाव हुआ था, हम दोनों एक सत्ता में थे जी, और वो उपचुनाव हुआ था और मैं चुनाव लड़ने चला गया था। मैं वहीं पर उनके विरोधी मेरे पार्टी में मैं चुनाव लड़ा था। तो कभी कभी आप वो खुन्नस रही हो, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें कभी कह दी थी, इसलिए वो चेयर पे बैठ के ऐसे बोल गए। चलिए, किस्सा कुर्सी का है, बदस्तूर चलता रहेगा। हम आपके हिस्से के, आपके हक के सवाल पूछते रहेंगे। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए ललन टॉप, जिसकी चुनाव यात्रा इस समय चल रही है। झारखंड में हमारे साथी अभिषेक और महाराष्ट्र में हमारे साथी सोनल और उदय आपका आदेश, आपकी आकांक्षाओं को जानने के लिए गांव-गांव, ज़िले-ज़िले जा रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान रिसर्च का काम किया रवि सुमन ने। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी आलिश और रूहानी, और प्रोडक्शन बतौर प्रोड्यूसर काम संभाल रहे हैं अक्षय शेल के। सुदेश महतो जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू।